तो सीरीज की शुरुआत में हम एक बड़ी सी फैमिली को अपने गांव वाले घर पे आते देखते हैं। इनका स्वागत घर का केयर टेकर करता है जिसका नाम गोन्या है। अब क्योंकि परिवार में ढेर सारे लोग हैं तो मैं आपको फैमिली ट्री देन सबकी रिलेशंस और इंटेंशंस बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। तो ये घर ओरिजिनली यहाँ आए हुए लोगों के दादाजी का था जिनका नाम अंतु सेठ था और अंतु सेठ के दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम जयराम और दूसरे बेटे का नाम दीनू था। फिलहाल परिवार के सभी लोग इस गांव वाले घर पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि दीनू सेठ कुएं में गिरकर खत्म हो गए हैं। दीनू सेठ का एक ही बेटा है जिसका नाम केशव है और कायदे से जब इस घर का बंटवारा होगा तो आधा हिस्सा उसका ही होगा। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। स्टिल वो घर को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हैं। वहीं जयराम के 3 बच्चे हैं और तीनों घर को बेचना चाहते हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज है और उनकी बीवी का नाम शलाका है। इनकी एक बेटी भी है नेम्ड सयाली जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अस्थमा या अस्थमा अटैक आने पे उसे फौरन इनहेलर चाहिए होता है। अब मनोज और शलाका की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शलाका चाहती है कि जल्द से जल्द ये घर बिक जाए, देन उससे जो पैसे मिलेंगे वो मनोज शलाका को वापस करे। क्यों वापस करे? क्योंकि शलाका की जो फैमिली थी वो मनोज को पहले पैसे दिए थे और ये सब होने के बाद शलाका मनोज से डिवोर्स ले लेगी। नाउ जयराम का दूसरा बेटा है कार्तिक जिसकी बीवी का नाम माधवी है। माधवी को लोग प्यार से मधु भी बुलाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं माधवी बोलूं या मधु दोनों एक ही इंसान को रेफर करने के लिए है। और हाँ, माधवी फिलहाल प्रेग्नेंट है। कार्तिक भी फौरन इस घर को बेचना चाहता है क्योंकि यहाँ से मिलने वाले पैसे से उसे मुंबई में अपना नया घर लेना है। लेकिन फॉर सम रीजन माधवी को ये गांव वाला घर पसंद आ रहा है जिस वजह से वो चाहती है कि ये घर ना बिके और वो यहीं पे रहे। देन मनोज और कार्तिक की एक बहन भी है नेम्ड नयना जिसकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन उसका पति शायद नहीं बचा। इसके बाद नैना के ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए और ऐसे में नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। तो हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा डेस्परेट नैना ही है और वो चाहती है कि ये घर बिक जाए। इनफैक्ट वो तो एकदम लालची औरत जैसा बर्ताव कर रही है। इन सब के बीच है घर का केयर टेकर गोनिया जो कि इन सब के इंटेंशंस को समझता है और गोनिया को यहाँ अंतु सेठ ही लेके आए थे। मतलब तब से ही वो इस परिवार की देख रेख कर रहा है। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, इन केस घर बिकता है तो आधा हिस्सा केशव को मिलेगा और बाकी के आधे हिस्से का 3 भाग लगेगा जो कि मनोज, कार्तिक और नैना का होगा। अब यहाँ हम कुछ बातें समझ पाते हैं। लाइक दीनू सेठ दशावतार में परफॉर्म करते थे और वहाँ वो औरत वाला रोल करते थे, यानी वो साड़ी पहनते थे, अपने पत्नी के गहने पहन लेते थे। इनफैक्ट उन्हें लड़कियों जैसा सजना सवरना काफी पसंद था। इस वजह से गांव के लोग उन्हें चिढ़ाते थे। इनफैक्ट घर में उनका भाई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। इस कारण से दीनू सेठ का जो बेटा केशव है वो भी बचपन में काफी बुली हुआ था। और तो और मनोज, कार्तिक और नैना भी केशव को काफी बुली किया करते थे। यही कारण है कि केशव अपने पिता को हेट करने लग गया था और अभी भी उसे अपने पिता की विजन्स आती है जिससे वो परेशान होता है। नाउ वी टॉक अबाउट जयराम। जयराम बहुत ही छल कपट वाले इंसान थे जो कि काफी गांव वालों को ठग लिए थे और उनके अंदर जो लालच था कहीं ना कहीं उनके बच्चों में भी आया है। मतलब मनोज, कार्तिक और नैना में, जो कि किसी तरह इस घर को बेचना चाहते हैं और उससे मिलने वाले पैसे पे आंख लगा रहे हैं। नाउ करंट सिचुएशन में भी कार्तिक ना सिर्फ दीनू अंकल का मजाक बना रहा था बल्कि वो केशव के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। माधवी केशव को ऐसी बातें बोलने से मना करती है। अब क्योंकि केशव घर नहीं बेचना चाहता था तो कार्तिक और मनोज से उसकी कहासुनी हो रही थी। ओवरऑल जयराम के बच्चों को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग दीनू सेठ की लास्ट रिचुअल्स करने आए हैं। रादर वो तीनों तो घर के बंटवारे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जस्ट लाइक देयर फादर, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह से लोगों को ठगते थे। खैर गोन्या यहाँ बताता है कि फाइनल राइट्स में 3 प्रक्रिया है तो 2-3 दिन लग सकते हैं और तभी दीनू सेठ की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना खाते वक्त केशव और बाकियों में बहस हो जाती है एज केशव इस बात पे अड़ गया था कि वो इस घर को नहीं ही बेचेगा और ऐसे भी उसके साइन के बिना घर बिक भी नहीं सकता था। अब उस रात नैना को किसी बच्चे की आवाज आती है लेकिन गोनिया सरकास्टिक वे में कहता है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि कोई तो इन सब को छुप के देख रहा था। हमें यहाँ एक घुंघराले बाल वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि सब पे नजर रख रहा था और हम व्यूअर्स समझ नहीं पाते कि ये बच्चा एक्चुअली में लिविंग है या फिर किसी तरह का घोस्ट है। वैसे इस बात पे क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। खैर तो आगे रिचुअल्स वगैरह पूरे किए जाते हैं, देन अगेन सब आपस में झगड़ते हैं और इसी बीच सयाली गायब हो जाती है। दरअसल सयाली को वही बच्चा ल्योर करके एक कमरे में ले गया था और परिवार वाले समहाउ सयाली को ढूंढ लेते हैं। सयाली कहती भी है कि उसे एक बच्चा देखा है लेकिन कोई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद गोन्या कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब नैना गोन्या से बात करना शुरू करती है। गोन्या बताता है कि कैसे दीनू सेठ खुद कुएं में नहीं कूदे थे, रादर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा था। बात ये थी कि दीनू सेठ अगेन दशावतार में औरत बन
बन के परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ एक बुली आदमी उन पे असॉल्ट किया। इस बात से परेशान होकर वो ऐसा कदम उठाए थे और 2 दिन बाद उनका शरीर पानी में ऊपर आया। अब ये सब सुनकर नैना तुरंत पूछती है कि जब दीनू सेठ का शरीर निकाला गया तो क्या उन पे कोई गहने थे? अगर थे तो गहने अब कहाँ हैं और अगर नहीं थे तो गहने कहाँ गए? मतलब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में भी नैना को बस गहनों की पड़ी थी और इन सवालों का गौन्या तो कोई जवाब नहीं देता। नैना यहाँ पर्सनली जाके केशव को भी बहलाती फुसलाती है ताकि केशव इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाए। वो केशव से कहती है कि क्योंकि आधा हिस्सा उसका ही होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसका ही है, लेकिन केशव फिर भी नहीं मान रहा था। अब उस रात नैना केशव पे नजर रखती है और वो पाती है कि दीनू सेठ के बीवी के गहने एक्चुअली केशव के पास ही थे। वहीं केशव को ऐसा लगता है मानो वो किसी को घर के बाहर जाते देखा है और केशव भी बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नैना केशव के कमरे में जाती है और दीनू सेठ के सारे गहने चुरा लेती है। वो खुशी में गहने पहनने लगती है एंड इट वाज क्लियर कि वो इस गहने को लेकर फरार होने वाली है। वहीं बाहर केशव के सामने गौन्या आता है और वो केशव को वापस सोने जाने को कहता है। गौन्या का कहना था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव चला जाता है तो हम अगेन उस बच्चे को देखते हैं और गौन्या उस बच्चे को शांत रहने को कहता है। अब अगली सुबह केशव को पता लग जाता है कि उसके माँ पिता के गहने गायब हैं और वो गहने चोरी का इल्जाम मनोज और कार्तिक पे डालता है। कार्तिक और मनोज क्लियरली कहते हैं कि उन्हें तो गहनों के बारे में पता तक नहीं था और तभी सब रियलाइज करते हैं कि नैना यहाँ है ही नहीं। सभी नैना को खोजते हैं लेकिन नैना नहीं मिलती और ऐसे में केशव समझ जाता है कि गहने वही चुरा के भागी है। इतना ही नहीं, इनके कार की वायर्स कट कर दी गई थी और टायर्स भी पंचर थे, यानी कि ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब नैना का पीछा भी नहीं कर सकते। इस घर की एक तरफ माउंटेन्स थी, एक तरफ ओशन और बीच में जंगल जिसमें बिना गाड़ी के जाना काफी कठिन था। यहाँ फिर से केशव और कार्तिक में हाथापाई हो जाती है। इनफैक्ट ब्लेम गौन्या पे भी थोड़ी देर के लिए आता है, बट इट वाज क्वाइट क्लियर कि गौन्या तो पक्का चोरी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर उसे चोरी करना होता तो इनके आने से पहले ही चोरी करके वो भाग गया होता। इसी सब अफरा तफरी के बीच सयाली गायब थी और सब उसे ढूंढना शुरू करते हैं। हम ये सयाली को जंगल में देखते हैं जहाँ उसके सामने वही घुंघराले बाल वाला बच्चा था और वो एक छड़ी से कुछ तो ड्रॉ कर रहा था। अभी सब लोग सयाली को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और ये बच्चा छिप जाता है। सयाली अगेन कहती है कि यहाँ एक बच्चा था लेकिन कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। खैर आगे गौन्या माधवी को इस घर की हिस्ट्री वगैरह बताता है और वो ये भी बताता है कि कैसे बाकी बच्चे केशव को बुली किया करते थे। गौन्या के हिसाब से माधवी अच्छी थी क्योंकि एक तो वो स्वीट थी, देन वो घर बेचना नहीं चाहती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी बीच शलाका डिसाइड करती है कि वो इसी वक्त यहाँ से वापस शहर जाएगी और मनोज अपना ये घर बेच के उसका पैसा बाद में उसे लौटा दे। मनोज शलाका को रुकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन शलाका नहीं मानती। ऐसे मनोज गुस्से में शलाका के साथ फौरन यहाँ से जाने की सोचता है, सेइंग कि ये उसकी शलाका के साथ आखिरी सफर होगी। और तभी कमरे में सयाली आती है और वो इन्हें जाने से रोकने लगती है। इस मोमेंट पे मनोज और शलाका देखते हैं कि कमरे की छत की जो एक भारी सी बीम थी वो गिरने वाली थी और इससे सयाली हर्ट हो सकती थी। इसीलिए ये दोनों बीच में कूद जाते हैं जिससे भारी बीम इनके सर पे ही गिर जाता है और ये दोनों यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले सीन में हम बाकियों को इनकी लाश जलाते देखते हैं और यहाँ सबका दिल एकदम टूट गया था। क्रियाकर्म के बाद गौन्या थोड़ी अजीब बातें बोलता है और यहाँ हम फिर से उस बच्चे को छिप के सब कुछ देखता हुआ पाते हैं। अब अगले दिन कार्तिक डिसाइड्स कि वो यहाँ से निकल लेगा और वो सयाली को भी साथ ले जाएगा और अपने साथ पालेगा। माधवी स्टिल यहीं रहना चाहती थी एज उसे ये घर पसंद आ गया था और इस पॉइंट तक सयाली काफी बीमार हो चुकी थी क्योंकि उसके माता पिता अभी तुरंत ही खत्म हुए हैं। खैर जो भी हो, कार्तिक एक बार फिर केशव से बात करने जाता है कि भाई घर को बेच दो, लेकिन केशव अब भी घर बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब उस रात सयाली को अपने बेड के नीचे वापस वही छोटा बच्चा दिखता है और इस बच्चे के पीछे पीछे सयाली घर के आंगन में आती है। यहाँ गौन्या सयाली से अजीब बातें बोलने लगता है, लाइक कोई इस घर से नहीं जाएगा, तुम्हारे माता पिता यही हैं और तुम भी हमेशा यहीं रहोगी। लेकिन एकदम से सयाली को वाकई अपने माता पिता जिंदा दिखते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ये तो उनकी घोस्ट्स हैं। सयाली उन्हें हक करती है लेकिन उसके हाथ में खून लग जाता है और इस पॉइंट पे सयाली को भी रियलाइज होता है कि ये उसके माता पिता के घोस्ट्स हैं। अब अगली सुबह हम सयाली को वापस बीमार हालत में सोते हुए पाते हैं और इस पॉइंट तक केशव भी तंग आ चुका था। वो घर तो नहीं बेचने वाला था लेकिन वो यहाँ से अब जाना चाहता था। केशव गौन्या को कुछ पैसे देता है, सेइंग गौन्या अपना ख्याल रखे एज वो कल चला जाएगा और ये सुन के गौन्या खुश नहीं था। गौन्या पैसे भी नहीं लेता और वो बार बार केशव को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो यहीं पर रुक जाए। वहीं कार्तिक भी अब यहाँ से तुरंत निकलना चाहता था लेकिन माधवी अब भी यहीं रुकना चाहती थी। अब उस रात केशव को ऐसा लगता है मानो वो अपने पिता को साड़ी में देखा और ऐसे में केशव भागते हुए घर के बाहर जाता है। यहाँ कार्तिक भी केशव के पीछे चुपके से जाता है और कुएं के पास वाकई में कोई साड़ी पहन के खड़ा था। केशव को लगता है कि अगेन उसकी विजन है जिसमें उसके पिता दिख रहे हैं और ऐसे में वो अपने पिता पे चिल्लाता है, सेइंग कि अब आपको मुक्ति मिल गई है तो आप चले जाइए, कम से कम मरने के बाद तो मुझे परेशान मत कीजिए।
एक पॉइंट पे केशव गुस्से में साड़ी वाले इंसान को कुएं में धक्का देने की सोचता है, लेकिन इससे पहले केशव धक्का देता, ये इंसान एन मोमेंट पे साइड हो जाता है, जिससे केशव सीधा कुएं में गिरता है और डूब के समाप्त हो जाता है। नाउ पीछे से कार्तिक ये सब देख लिया था और यहाँ कार्तिक पाता है कि साड़ी में एक्चुअली गौन्या था। जी हाँ दोस्तों, गौन्या ही इस घर में सबको खत्म कर रहा था और यहाँ वो ये कह रहा था कि वो किसी को जाने नहीं देगा, सबको इस जगह में परमानेंटली रहना है एज फैमिली, और जो भी जाने की बात करेगा उसको गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहाँ रोक लेगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यही कहानी का बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही छोटा ट्विस्ट है, असली ट्विस्ट एंड में है। एनीवेज, ये सब देख कार्तिक घर के अंदर भागता है। वहीं घर के अंदर हम उसी घुंघराले बाल वाले बच्चे को देखते हैं जो कि माधवी के पेट को गौर से देख रहा था। कार्तिक के आते बच्चा छिप जाता है और यहाँ कार्तिक माधवी से फौरन घर से निकलने को कहता है। तभी इन्हें रियलाइज होता है कि सयाली घर में नहीं है, रादर वो तो जंगल चली गई है। कार्तिक तुरंत जंगल में सयाली को ढूंढता है और वो पाता है कि सयाली को अस्थमा के दौरे पड़ रहे थे। वो सयाली को उठा के घर में लाता है और उसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन इनहेलर तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि इनहेलर तो गौन्या उठा लिया था और वो इनहेलर के अंदर की सारी हवा भी निकाल दिया था। इसके परिणाम अनुसार सयाली आजमा अटैक से खत्म हो जाती है। इस पॉइंट पे घर में सिर्फ कार्तिक और माधवी बचे थे और कार्तिक गुस्से में गौन्या को कन्फ्रंट करता है। गौन्या कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, उसे बस चाहिए ये घर, इस घर में परिवार रहे, लोग रहें, इस घर की लोग केयर करें और सब प्यार से रहें। इसलिए जो यहाँ से जाना चाहेगा उसे गौन्या खत्म करके हमेशा के लिए यहीं रोक लेगा। बेसिकली गौन्या के हिसाब से लोगों की आत्माएं यहीं रहेंगी, वो भी एकदम खुशी से। इनफैक्ट कार्तिक भी वाकई में यहाँ खत्म हुए लोगों की घोस्ट्स को देख पाता है और सभी एकदम खुश दिख रहे थे। कार्तिक गौन्या पे हमला करता है, लेकिन गौन्या तो इतना ताकतवर था कि वो एक हाथ से ही कार्तिक को हवा में टांग देता है। कार्तिक किसी तरह बच के भागता है और वो माधवी के पास जाता है जो कि घर के एटिक में थी। माधवी का कहना था कि उसे नैना यहाँ लेके आई है और इस बात से कार्तिक वाज अपसेट, क्योंकि शायद एक नैना ही थी जो कि बच के भाग गई थी पहले ही, लेकिन अगर नैना वापस आई है तो वो भी पक्का गौन्या द्वारा मारी जाएगी। अब एटिक से नीचे आते वक्त एक सीढ़ी टूट जाती है और उसके अंदर कार्तिक को नैना की लाश मिलती है। जी हाँ दोस्तों, नैना तो इन सब में सबसे पहले गौन्या की शिकार बनी थी और वो कहीं भागी नहीं थी, रादर गौन्या उसके शरीर को छिपा दिया था। अब आप पूछ सकते हो कि नैना कैसे खत्म हुई। वेल, उस रात जब वो गहने पहन के एक्साइटेड हो रही थी तो उसके कमरे में गौन्या आया था। नैना गौन्या के सामने अपना दुखड़ा रोती है, सेइंग कि कैसे उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है और कैसे उसके ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए हैं, इसलिए नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। फिर नैना यहाँ गौन्या को भी थोड़ी सी ज्वेलरी ऑफर करती है ताकि गौन्या उसके जेवर चुराने वाली बात किसी को ना बताए, लेकिन ऑफ कोर्स गौन्या इसके लिए मना करता है। इसके बाद नैना ये भी कहती है कि वो यहाँ से घर बेच के ही जाएगी ताकि उसे उसके हिस्से का पैसा मिल सके। ये सुन के गौन्या का दिमाग सटक जाता है और वो ज्वेलरी से ही नैना पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर वो नैना की बॉडी को छुपा देता है। आगे हम देखते हैं कि गौन्या ही मनोज के कमरे की बीम को काट दिया था, जिससे मनोज और उसकी बीवी खत्म हुए। बाकी का तो आप जानते ही हैं कि कैसे गौन्या उन्हें खत्म किया। कमिंग टू प्रेजेंट, कार्तिक और माधवी घर से भागने की सोचते हैं, लेकिन घर का जो मेन गेट था उसे गौन्या ब्लॉक कर दिया था। कैसे? वेल, भारी भरकम सामान वगैरह रख के। पीछे वाले गेट के बाहर खुद गौन्या प्रेजेंट था जो कि लकड़ियां कलेक्ट कर रहा था। I mean, वो लकड़ियां होती है ना जिससे लोगों को अग्नि दी जाती है, हाँ वही वाली ढेर सारी वुड वो कलेक्ट कर रहा था। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे जब मनोज, कार्तिक, नैना और केशव छोटे थे तो गौन्या उन्हें कार्ट पे बिठा देता था, देन कार्ट को धक्का देके उन्हें घुमाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि गौन्या उस टाइम पे ही इतना बूढ़ा था कि उसे कार्ट को धक्का देने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब तो वो कार्तिक को एक हाथ से उठा दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब आपको थियरी सेक्शन में मिल जाएगा। और नाउ कार्तिक अपनी बीवी माधवी को एक सिकल देके किसी कमरे में वेट करने कहता है क्योंकि माधवी लेबर में जा रही थी। देन वो खुद फ्रंट गेट वाली भारी भरकम सामान वगैरह को हटाता है और फाइनली गेट ओपन कर पाता है। इसी सब के पैरेलल में हम फिर से उस बच्चे को देखते हैं जो कि कभी घर के रूफ पे था, कभी घर के अंदर, और वो ये सारा खेल देख रहा था। अब अगले सीन में माधवी कमरे से बाहर निकलती है और उसके सामने गौन्या था। माधवी गौन्या को सिकल से डराती है, लेकिन गौन्या डरने वालों में से नहीं था। वो तो बस माधवी से कह रहा था कि उसको यहीं रहना होगा। एकदम से माधवी कहती है कि वो यहीं रहेगी। इनफैक्ट माधवी अपना सिकल भी फेंक देती है। इस बात से गौन्या बहुत खुश होता है और माधवी उससे पानी मांगती है। जैसे ही गौन्या मुड़ता है, माधवी उसे धक्का देके एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद माधवी बाहर भागती है जहां उसे अपना पति कार्तिक मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कार्तिक नहीं बल्कि उसका घोस्ट था। यानी कि जब कार्तिक फ्रंट वाले दरवाजा को खोला होगा तब गौन्या उसे भी खत्म कर दिया। यहाँ माधवी को परिवार के सभी लोग की घोस्ट दिखाई देती हैं और तभी गौन्या भी बाहर आता है।
माधवी गौन्या से विनती करती है कि वो उसे बख्श दे, स्पेशली क्योंकि उसके पेट में बच्चा है। और गौन्या कहता है कि बच्चे का तो जन्म होगा क्योंकि ये बच्चा अंतु सेठ है। जी हाँ दोस्तों, गौन्या के हिसाब से अंतु सेठ रीइंकार्नेट करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ माधवी सन। यहाँ हम उस घुंघराले बाल वाले बच्चे को भी आते देखते हैं और उसके सामने ही माधवी का बच्चा जन्म लेता है। दिन माधवी वीक खत्म हो जाती है। आगे के सीन में हम गौन्या को बच्चे को खिलाते हुए देखते हैं और बैकग्राउंड में सभी लोगों की चिता जल रही थी। वहीं घुंघराले बाल वाला बच्चा रोते हुए सब कुछ देख रहा था। अब दोस्तों इस पॉइंट पे आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ जो सारी इंसिडेंट्स हो रही थी ये साल 2020 की थी, लेकिन गौन्या जब घर में सभी परिवार वालों की फोटोज रिवील करता है तो उसमें सबके मरने की तारीख जून 2010 में थी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग यानी मनोज, शलाका, सायली, कार्तिक, माधवी, नैना एंड केशव ये तो 2010 में ही खत्म हो गए थे। फिर 2020 में ये लोग घर पे कैसे आए? एक्चुअली में हुआ ये था कि गौन्या इन सभी को 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्मा इस जगह पे फंस के रह गई है। इसलिए हर साल ये लोग जून में वापस कार में आते हैं, मतलब इनकी आत्माएं आती हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि वो आत्माएं हैं। गौन्या हर साल इन सबको सेम तरीके से खत्म करता है और इस तरह से ये वाली लूप जो है वो चलती ही जा रही है। रही बात उस घुंघराले बाल वाले बच्चे की, तो वो माधवी का बच्चा है जो कि 2010 में जन्मा था और ये बच्चा हर साल इस लूप वाली घटनाओं को देखता है। इनफैक्ट वो तो खुद को जन्मते हुए भी देखता है और गौन्या के हिसाब से ये बच्चा ही घर का मास्टर है क्योंकि वो अंतु सेठ का रीइंकार्नेशन है। इस बच्चे का नाम गौन्या पता है क्या रखा है? अनंत कार्तिक। इसके बाद सीन 2021 की दिखाई जाती है जहां फिर से जून में वही सब होने वाला है और अनंत रोता रहता है। गौन्या अनंत को मालिक कह के संबोधित करता है और उसे इस खूनी खेल में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। रादर अनंत को बस छुप के सब देखना है। अभी तो दोस्तों अनंत पूरी सीरीज के दौरान बस छुप के चीजें देख रहा था और ड्रॉइंग्स करके सयाली को चेतावनी देने की शायद कोशिश कर रहा था। गौन्या कहता है कि इस खेल का पहला सूत्रधार विश्वेश्वर यानी गॉड है और दूसरा सूत्रधार वो खुद है। इसके बाद दोस्तों सीरीज का पहला सीन वापस से रिपीट होता है जहां परिवार के सभी लोग कार से इस घर पे आए हैं और आगे क्या होगा वो तो हम सबको पता ही है। हमें अनंत की सारी ड्राइंग्स दिखाई जाती है और हम ये भी जान पाते हैं कि घर का नाम अनंत निवास है। यहीं पे अंधार माया सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी सीरीज की कहानी और इसका एंडिंग ट्विस्ट वाकई में काफी मजेदार था। अब यहाँ मैं सीरीज से जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करना चाहूंगा ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो कहानी का मेन ट्विस्ट ये था कि जो फैमिली हम 2020 में देख रहे थे वो एक्चुअली में 2010 के अंदर ही मर चुकी थी। गौन्या ने उन सबको 2010 में ही खत्म कर दिया था और तब से उनकी आत्माएं उस घर में फंसी हुई हैं। हर साल जून में उनकी आत्माएं वापस आती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो आत्माएं हैं और गौन्या उन्हें हर साल उसी तरह से खत्म करता है। ये एक एंडलेस लूप है जो चलती ही जा रही है और इस सब को अनंत देखता है जो कि माधवी का बेटा है, लेकिन गौन्या के हिसाब से वो अंतु सेठ का रीइंकार्नेशन है। अब अनंत शब्द का मतलब होता है एंडलेस, इनफाइनाइट या जिसका कोई अंत ना हो। कहानी में माधवी के बेटे का नाम अनंत है और घर का नाम अनंत निवास है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये खूनी लूप जिसमें फैमिली हर साल मरती है और फिर से वापस आती है, ये लूप अनंत काल तक चलता रहेगा। इस घर में जो कुछ हो रहा है उसका कोई अंत नहीं है। हर साल वही दिन वही घटनाएं रिपीट होती हैं और फैमिली के मेंबर्स हर बार उसी मौत का सामना करते हैं। इसलिए बच्चे का नाम अनंत रखा गया है, मतलब काइंड ऑफ ए कनेक्शन है। और घर का नाम भी अनंत निवास है, मतलब हमेशा यहाँ पे रहेंगे लोग। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल को परफेक्टली दर्शाता है। ये दिखाता है कि कैसे गौन्या ने उन सबको एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से कोई निकल नहीं सकता और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अब एक और सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर गौन्या ऐसा क्यों कर रहा है और क्या गौन्या भी एक आत्मा है या फिर वो जिंदा है? वेल, कहानी में दिखाया गया है कि गौन्या इतना बूढ़ा होने के बावजूद कार्तिक को एक हाथ से हवा में उठा दिया था। जबकि देखा जाए तो कार्तिक और उसके भाई बहन जब छोटे थे तब गौन्या को काट धकेलने में तकलीफ महसूस होती थी जो उसकी उम्र को दर्शाता है, लेकिन अब उसकी ताकत अलग लेवल की है। ये उसकी अननेचुरल स्ट्रेंथ और सीमिंगली एजलेस नेचर को पॉइंट आउट करता है और ये चीजें नॉर्मल इंसान के साथ तो नहीं हो सकती। उसका किसी को जाने नहीं देना और आत्माएं यही रहेंगी खुशी से, ये सब भी सुपरनैचुरल इंटेंशन को ही दर्शाता है। ऑल्दो गौन्या के जो लुक्स हैं वो पहले के मुकाबले ओल्ड दिख रहे हैं, तो शायद वो इसलिए कार्तिक को उठा पाया क्योंकि कार्तिक एक आत्मा है। सो यस, गौन्या जिंदा भी हो सकता है और आत्मा भी, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज के कॉन्सिक्वेंसेस पे बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि गौन्या आत्मा नहीं है, रादर जिंदा है, तो ये जो लूप है वो शायद तब तक चलेगा जब तक गौन्या के अंदर जान है और वो जिंदा है। गौन्या के खत्म होते शायद ये लूप खत्म हो जाए क्योंकि इन आत्माओं को आइडिया लग जाएगा कि भैया वो भी जिंदा नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि गौन्या के खत्म होने के बाद गौन्या की आत्मा इस लूप को कंटिन्यू करे। बट देन ये भी पॉसिबिलिटी है कि गौन्या तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और ये उसकी आत्मा ही है।
इन दैट केस ये लूप कभी खत्म होगी ही नहीं, यानी कि अनंत काल तक ये लूप चलेगी। अब गौन्या ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे और कुछ चाहिए ही नहीं था, मतलब उसे पैसे वगैरह चाहिए नहीं। वो बस इस बात से खुश था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, एक घर मिल गया था और वो अंतु सेठ को और दीनू सेठ को बहुत पसंद करता था। गौन्या चाहता था कि परिवार यहीं घर पे रहे, सब लोग घर की केयर करे, प्यार से रहे, अच्छे से रहे और कभी घर को छोड़ के ना जाए। उसने इस परिवार की देखभाल की थी और शायद वो उनसे इमोशनल रूप से जुड़ गया था। वैसे में जब फैमिली के मेंबर्स घर बेचने और अलग होने की बात करने लगे तो गौन्या को ये पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अगर वो उन्हें मार देता है तो उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं रहेंगी और एक खुश परिवार की तरह रहेंगी, क्योंकि आत्माओं को शांति तो मिलेगी नहीं। उसका ये बर्ताव उसके अटैचमेंट और पॉजिटिवनेस का नतीजा है, जहां वो परिवार को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, चाहे उसके लिए गौन्या को उन्हें खत्म ही क्यों ना करना पड़े। तो 2010 में गौन्या उन्हें खत्म किया, जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। तब से वो हर साल यही करता है और माधवी के बच्चे को पाल रहा है, जो कि उसके हिसाब से अंतु सेठ है। अब यहाँ एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये सब गौन्या के मन में चल रहा है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है आफ्टर द 2010 इंसिडेंट। बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन कि क्यों अनंत भी ऐसी तस्वीरें बना रहा है, जो कि दर्शाती है कि यहाँ आने वाले परिवार वाले लोगों के साथ क्या होगा, मतलब कैसे वो लोग खत्म होंगे, क्या गौन्या उनके साथ करने वाला है। तो यस, आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ वाकई में एक लूप चल रहा है जो कि हमेशा चलता रहेगा। स्टिल यहाँ मैंने आपको कहानी के हर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को समझा दिया है और कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप किस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास इस कहानी को लेकर कोई और नई थियरी है तो वो भी आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।